हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 2 दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पार्ट 4। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम को थोरोली रीड किया था। अब हम हर एक पार्ट को डिटेल में 1 बाय 1 करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने अबाउट टीथ भी पढ़ा था, जो कि हमने पढ़ा था कि हमारे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं 2 प्रकार के टीथ प्रेजेंट होते हैं, एक मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ को हम दूध के दांत भी कहते हैं। परमानेंट टीथ क्या होते हैं? जो दूध के दांत टूटने के बाद हमारे जो परमानेंट दोबारा दांत आते हैं उन्हें हम परमानेंट टीथ कहते हैं। तो स्टूडेंट, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी पहले दे चुकी हूँ। तो बच्चों, मेन आपका फिगर 2.3 है, आप उस पर आ जाएं। तो बच्चों, ये इम्पोर्टेंट डायग्राम है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से देखें। तो बच्चों, जो आपके मुंह में जोज़ होते हैं, जबड़े, एक ऊपर का जबड़ा, एक नीचे का जबड़ा, तो उनमें जो दांत की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे दांत प्रेजेंट होते हैं, जो ऊपर वाले जो में प्रेजेंट होते हैं, सेम ऐसे ही पोजीशन नीचे वाले आपके जो में होगा। तो हम पहले एक एनसीईआरटी में सिर्फ ये सिंगल जो का दिखाया हुआ है डायग्राम, तो ऐसे ही आपका नीचे वाला जो में भी ऐसे ही दांत क्या होंगे, सेम पोजीशन पर प्रेजेंट होंगे। तो बच्चों, आगे के जो मैं ऊपर वाले जो के अकॉर्डिंग आपको समझा रही हूँ, तो आप ध्यान रखना अपर जो में कैसा होता है कि आपके जो आगे के 4 दांत होते हैं उन्हें हम इंसाइज़र कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसाइज़र। तो आप देखते हो कि जब आप कोई फॉर एग्जांपल आप एप्पल खाते हो या ब्रेड खाते हो, तो सबसे पहले आप बाइट करते हो। तो बाइटिंग के लिए आप कौन से दांत यूज़ करते हो? इंसाइज़र। तो बच्चों, फिर उसके बाद आप एक एक साइड में कौन सा दांत देख रहे हो? कैनाइन। कैनाइन क्या होता है? टीयरिंग के लिए काम आता है। टीयरिंग मतलब अगर आपको फूड को तोड़ना है तो आप बेसिकली क्या करते हो? कैनाइन्स का यूज़ करते हो। फिर बच्चों, बात आती है हमारी जाड़ की, जिसे हम जाड़ के नाम से भी जानते हैं। तो पहली जो जाड़ होती है, जो सिंगल रूटेड होती है, अब आप डायग्राम साथ साथ देखते रहो कि सिंगल रूटेड, तो उसे हम प्रीमोलर कहते हैं, जिसे छोटी जाड़ भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट, उनका नंबर क्या होता है? 2। अब मैं आपको यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको बता देती हूँ 2 नंबर कैसे होता है। पहले हम हमारे जो को हाफ भाग में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है? तो हम एक साइड के दांत गिन लेंगे ना, एक साइड के दांत पढ़ लेंगे, तो वही सेम पोजीशन क्या है दूसरी साइड। तो बच्चों, अगर हम अपने ऊपर जो को हाफ करते हैं तो हमारे क्या होते हैं? 2 इंसाइज़र हो गए, फिर हमारा एक कैनाइन हो गया। कितना हो गया? 2 इंसाइज़र, 1 कैनाइन, 2 क्या है? प्रीमोलर, और 3 क्या है? मोलर। जो बड़ी जाड़ होती है, बड़ी जाड़ मतलब जिसकी क्या हो? 2 रूट हो, बाकी सभी की क्या है? 1 रूट है। तो 3 बड़ी जाड़ हैं, 2 छोटी जाड़ हैं, और आपका 1 कैनाइन है और 2 इंसाइज़र है। और यही आपको जो के लेफ़्ट साइड आपको जो के लेफ़्ट साइड भी देखने को आपको जो कि राइट साइड भी देखने को मिलेगा। क्योंकि बच्चों, मैंने इसलिए ये बात कही क्योंकि हमारी बॉडी में जो पोजीशन हमारे अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ तो ये मेरा क्या है? राइट साइड है, ये मेरा लेफ़्ट साइड है, जो कि गलत है। क्योंकि हमारी बॉडी में ये हमारा क्या है? अगर आप इसको इसी पोजीशन में देखो दांतों को, तो ये हमारा लेफ़्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड है। तो बच्चों, लेफ़्ट साइड में जो नंबर होता है सेम कहाँ पर होता है? राइट साइड में। तो 2 1 2 3 एक साइड का हुआ, और ऐसे ही एक साइड का नीचे क्या हुआ? 2 1 2 3, और इस तरफ के दोनों क्या हुए? इंटू 2। तो ये डेंटल फार्मूला बन जाता है बच्चों। ये क्या डेंटल फार्मूला क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स में अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपको कितना नंबर दिखाई देगा? 32। जो आपका मिल्क टीथ होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? मिल्क टीथ का नंबर होता है 20, जबकि आपके जो परमानेंट टीथ होते हैं उनका नंबर होता है 32। तो याद रखना आप सभी बच्चे के आपका जो मिल्क टीथ है उसमें कितना नंबर है? उसमें आपका नंबर है 20। कितना होता है? 20। जबकि जो आपके परमानेंट टीथ होते हैं वो कितने नंबर होते हैं? 32। तो बच्चों,
हम इस बात को इस टेबल 2.2 के ज़रिए कंफर्म कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो टेबल 2.2 को। यहाँ पर क्या है, कटिंग एंड बाइटिंग टीथ, अपर जो एंड लोअर जो। देखो यहाँ पर दोनों जो की बात की गई है। कटिंग एंड बाइटिंग टीथ मतलब कटिंग और बाइटिंग के लिए कौन सा टीथ रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज इंसाइजर। तो इंसाइजर का नंबर कितना है, 4 ऊपर 4 नीचे, तो कितना टोटल हुआ 8। ठीक है। ऐसे ही पियर्सिंग एंड टेयरिंग टीथ के लिए क्या है, अपर जो में कितनी है 2, एक ये वाला एक ये वाला। अपर जो की बात होगी, और जो अपर जो में उतने ही कितने होंगे नीचे की तरफ 2, तो 2 + 2 कितने हो गए 4। फिर बात आती है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ। तो बेटा यहाँ पे ना मोलर और प्री मोलर दोनों को इकट्ठे बता दिया गया है। तो हमारे एक साइड कितने मोलर और प्री मोलर हुए, 1 2 3 4 5। एक साइड क्या हुए 5 और दूसरी साइड क्या हुआ 5। तो बच्चों 5 + 5 = 10। तो अपर जो में कितने हुए 10, तो लोअर जो में भी कितने होंगे 10। तो 10 + 10 = 20। तो अगर हम इसको टोटल करते हैं तो हमारे टोटल कितना आता है 32। तो हमें इससे पता लगता है कि हमारे जो परमानेंट टीथ है उसमें कितना नंबर है, टोटल कितना नंबर है हमारे टीथ का 32। जबकि एक बच्चे में जो टोटल नंबर ऑफ टीथ होते हैं वो होते हैं 20। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों आई होप आपको ये टेबल समझ में आ गया होगा और आप ये टेबल अपनी एनसीईआरटी में भी अपनी नोटबुक में भी ज़रूर बनाएंगे। नेक्स्ट कम टू द भुजो। भुजो इज़ फैसिनेटेड बाय द हाईली coiled स्मॉल इंटेस्टाइन सीन इन फिगर 2.2। भुजो ने क्या देखा कि अगर आप फिगर 2.2 को देखते हैं तो भुजो ने क्या देखा, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर। तो यहाँ पर देख रहा है कितनी ज़्यादा उलझी हुई है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है बच्चों, वुड यू लाइक टू मेक अ वाइल्ड गैस, वी हैव गिवन इट्स अप्रोक्सीमेटली लेंथ ऑन पेज 16। तो इसकी अप्रोक्सीमेटली लेंथ आपको आगे पढ़ने को मिलेगी। जस्ट इमेजिन हाउ सच अ लॉन्ग स्ट्रक्चर इज अकोमोडेटेड इन स्मॉल स्पेस विद इन अवर बॉडी। तो बच्चों ये अचंभित बात है, आपके खुद के अंदर ये स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट है और आप इसको अनुभव जो भी इसकी प्रेजेंस है आपको कभी एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा लंबी एक डाइजेस्टिव कैनाल प्रेजेंट है जो क्या करती है, फूड का डाइजेशन करती है। तो भुजो तो बहुत ही सरप्राइज़ है ये जानकर। तो बच्चों नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। आवर माउथ हैज़ अ सलाइवरी ग्लैंड विच सेक्रेट सलाइवा। तो मैंने ये आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था कि ग्लैंड्स के बारे में। मुंह के अंदर या बक्कल कैविटी में कौन सी ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड। तो बच्चों वो क्या करती है, मैंने जैसे कि आपको पिछले लेक्चर में बताया था, सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, सलाइवा लार को छोड़ती है। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड। क्या आपको सलाइवा का फंक्शन पता है? तो ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ बच्चों। कैसे, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था कि जो माउथ होता है वहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड है और सलाइवरी ग्लैंड क्या छोड़ती है, सलाइवा। और सलाइवा क्या करता है, जो फूड में किसमें, फूड के जो कंपोनेंट है बेसिकली कौन सा कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट। तो सलाइवा बेसिकली किसको तोड़ने का काम करता है, ये काम करता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का। किसमें, सिंपलर मतलब बहुत ही इजी वे से कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, बहुत ही इजी फॉर्म में, जो कि सेल क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके और उसको यूटिलाइज कर सके अपनी एनर्जी के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है बच्चों, यहाँ उस एक्टिविटी को हमने परफॉर्म करके देखना है। ठीक है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब, लेबल दैम A एंड B। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस। तो बच्चों क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक A और एक B, हमें उसको मार्क कर लेना है। तो टेस्ट ट्यूब A में हमने क्या करना है, बॉइल्ड राइस डालने हैं, बॉइल्ड मतलब उबले हुए राइस। इन टेस्ट ट्यूब B कीप 1 टीस्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3 to 5 मिनट्स। और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने ना मुंह में चबा के चावल डालने हैं। ऐड 3-4 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। और दोनों ही टेस्ट ट्यूब में हमने
3 से 4 मिलीलीटर पानी डाल देना है। नाउ पोर 2-3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। तो बच्चों यहाँ फिर से आयोडीन सॉल्यूशन आ गया है। प्लांट्स के केस में भी हमने देखा था आयोडीन सॉल्यूशन, और अब एनिमल के केस में भी हम देख रहे हैं आयोडीन सॉल्यूशन। तो आयोडीन सॉल्यूशन किसके लिए उपयोग किया जाता है? ये स्टार्च की प्रेजेंस के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही टेस्ट ट्यूब में हमने 2-2 3-3 ड्रॉप्स किसके डाल देने हैं? आयोडीन सॉल्यूशन के डाल देने हैं। वाई इज़ देयर अ चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब? क्यों यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब में क्या हुआ? कलर चेंज हो गया। डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लासमेट एंड योर टीचर। तो बच्चों होता क्या एक्चुअली, द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। जहाँ पर आपने देखा होगा कि आपने 2 टेस्ट ट्यूब ली थी, एक में बॉइल्ड राइस लिए थे, एक में क्या किया था? बॉइल्ड राइस को चबा के डाला था। चबाना मीन्स आपने उसमें क्या ऐड कर दी? उसमें ऐड कर दी अपनी लार। और लार क्या करती है? स्टार्च को किस में तोड़ती है? सिंपल शुगर में, दैट इज़ ग्लूकोज। स्टार्च किस में टूटता है बेटे? स्टार्च टूटता है ग्लूकोज में। ये स्टार्च है तो ये किस में टूटेगा? ये टूटेगा ग्लूकोज में। तो स्टार्च क्या है? एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज क्या है? एक सिंपलर कार्बोहाइड्रेट है। और उसको तोड़ता कौन है? उसको तोड़ता है सलाइवा। वो कहाँ प्रेजेंट होता है? बक्कल कैविटी के अंदर। और वो वहाँ पर कौन इसको रिलीज़ करता है? सलाइवरी ग्लैंड। तो बच्चों ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि सलाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन आवर बॉडी, बिकॉज इट ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। The tongue is a fleshy muscular organ attached to the back to the floor of the buccal cavity। अगर आपने देखा हो आपके मुंह में दांत के अलावा और क्या होता है? एक मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे हम टंग के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। यह आगे की तरफ से बिल्कुल आज़ाद होती है, खुली होती है और किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकती है? मूव कर सकती है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग? वी यूज़ अवर टंग फॉर, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ, तो आप क्या रिप्लाई देंगे? कि टंग से हमें टेस्ट का पता लगता है, टंग हमें बोलने में हेल्प करती है। इसके अलावा भी टंग क्या करती है? जो लार होती है उसको किसके साथ मिक्स करती है? फूड के साथ, ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प इन स्वेलिंग फूड। और जैसे ही आप रोटी खाते हो तो रोटी में क्या कर देती है? जैसे ही सलाइवा ऐड होता है तो रोटी क्या हो जाती है? बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाती है और वो निगलने में हेल्पफुल रहती है। तो वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग। इट हैज़ टेस्ट बड दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट्स ऑफ फूड। तो बच्चों जो टंग होती है उसमें स्पेशली बहुत सारी टेस्ट बड प्रेजेंट होती हैं। वो बड क्या होती हैं? छोटी छोटी होती हैं और क्या करती हैं? वो हमें टेस्ट के बारे में बताती हैं। तो बच्चों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप फिगर 2.6 पर आ जाइए, रीजन ऑफ टंग फॉर डिफरेंट टेस्ट, जो कि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है रीज़न के बारे में। तो सबसे पहले जो आगे का भाग होता है वो हमारा क्या करता है? वो हमारा स्वीट ऑर्डर के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर स्वीटनेस आपकी जो है, यहाँ पर टेस्ट बड होती हैं जो क्या करती हैं? स्वीटनेस का टेस्ट देती हैं। ठीक है। और सेकंड नंबर पर यहाँ पर आपका आ जाता है सोल्टी। यहाँ पर आपको जो खाना खाओगे सोल्टी, वो सभी टेस्ट यहीं पर ही मिलेगा। थर्ड में आ जाता है सोर, खट्टा आपको कहाँ मिलेगा? लास्ट में। और ये बिल्कुल पीछे यहाँ पर रह जाता है। यहाँ पर कौन सा टेस्ट होता है? यहाँ पर होता है बिटर, कड़वा। तो बच्चों इम्पोर्टेंट है ये, आप सभी ने अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना है अबाउट द डिफरेंट रीजन ऑफ द इन द टंग फॉर डिफरेंट टेस्ट। तो बच्चों नाउ कम टू द ब्लू पैराग्राफ ऑफ पेज 14, स्वीट्स एंड टूथ डीके। तो ये बेटा आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है? तो एक बात तो हम भूल ही गए, 2.4 में हमने रिज़ल्ट तो पढ़ा ही नहीं। कि आपको मैं बता देती हूँ, जो ए स्लाइड थी हमने क्या लिया था? उसमें बॉइल्ड राइस लिए थे। बी में क्या लिया था? हमने क्या लिया था? बॉइल्ड राइस को के साथ हमने क्या किया था? उसमें सलाइवा मिक्स कर दिया था। तो क्या हुआ? और फिर उसमें हमने क्या किया? वाटर ऐड कर दिया। तो कुछ समय बाद हमें क्या देखने को मिलता है? जैसे ही हम 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन डालते हैं तो क्या होता है? हमारा जो देखो कुकड राइस में क्या प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट है, तो वहाँ पर कलर क्या आएगा? ब्लू या ब्लैक। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? जहाँ पर हमने सलाइवा मिक्स किया हुआ राइस डाला है, वहाँ पर ऑलरेडी क्या हो जाता है? स्टार्च टूट जाता है। तो किसने तोड़ा? सलाइवा ने। तो वहाँ पर जब हम आयोडीन डालते हैं, देयर इज़ नो रिजल्ट, देयर इज़ नो कलर चेंज। इसका मतलब ये है कि सलाइवा क्या करता है? स्टार्च को तोड़ने में काम आता है। तो
इस 2.4 डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा इफेक्ट्स ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। ये भी आपने अपनी नोटबुक में बनाना है ये डायग्राम। स्वीट एंड टूथ डीके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी, आप भी ज़रा ध्यान देना। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। बेसिकली हमारे माउथ में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं ऑल द टाइम, पर वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। हाउएवर इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, अगर हम अब खाना खाने के बाद मुंह को अच्छे से साफ़ नहीं करते, मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लिव एंड ग्रो इन इट, तो बहुत सारे बैक्टीरिया अंदर रहना और ग्रो करना शुरू कर देते हैं। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स। तो क्या करते हैं वो शुगर, जो भी हम शुगर खाते हैं उसको एसिड में बदल देते हैं, और ये एसिड धीरे धीरे क्या करता रहता है, हमारे टूथ में तोड़ता रहता है, उसमें छेद करता रहता है। इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, इट कॉजेज सेवियर टूथैक एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट्स इन टूथ लॉस। जो आप देखते हो छोटे बच्चे टॉफ़ीज़ बहुत खाते हैं, चॉकलेट्स बहुत खाते हैं, उनके दांतों में हम बोलते हैं ब्लैकिश कलर के हो जाते हैं और कैनाल्स कैविटीज़ बन जाती हैं। तो उन कैविटीज़ के बारे में, टूथ कैविटीज़ के बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया है कि कई बार वो कैविटी इतना भयानक रूप ले लेती हैं कि किस में बदल जाती हैं, टूथ डीके, और बहुत दर्द भी रहता है दांत के अंदर। तो toothache is the common example of this symptoms of this presence of bacteria। तो बच्चों आगे देखते हैं, इट causes severe toothache and in extreme cases results in tooth loss। और कई केसेस में क्या होता है कि समय से पहले ही हमारे दांत टूट जाते हैं। चॉकलेट, स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट आर द मेजर कल्प्रिट ऑफ टूथ डीके। तो बेसिकली दांत टूटने के ये मुख्य कारण रहे हैं। चॉकलेट हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, इनमें शुगर होता है और बैक्टीरिया इन पर काम करता है और इसको किस में बदल देता है, एसिड में। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दातुन एंड डेंटल लोस, अ स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड विच इज मूव्ड बिटवीन टूथ टू टेक आउट ट्रैप्ड फूड पार्टिकल्स एटलीस्ट ट्वाइस अ डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। तो बच्चों यहाँ बताया गया है कि अगर आप दातुन करते हैं, ब्रश करते हैं, या फिर अपने दांतों के बीच में एक धागा लेकर उससे हमारा जो दांतों के बीच में फूड पार्टिकल्स फंस गए हैं उनको निकालने का जो विधि होती है, तो या फिर हम खाना खाने के बाद जो आफ्टर अपने माउथ को क्या करते हैं, अच्छे से वॉश करते हैं। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर ऑन एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ, और एज वेल एज अगर हम अपने मुंह में जो हमारी डर्टी गंदी उंगलियां होती हैं, हम बहुत सारा काम करते हैं और हमें ध्यान नहीं रहता और हम वही उंगलियां मुंह में डाल लेते हैं, तो क्या होता है, बहुत सारे जर्म्स हमारे मुंह में चले जाते हैं। तो कह सकते हैं ये सभी क्या है, सिम्टम्स हैं जो आपको टूथ डीके की तरफ धकेलते हैं। इसलिए आपसे बोला जाता है कि आप क्या करें, आप रेगुलर ब्रश करें। तो बच्चों आप सभी को यही आज से आपको यही कहा जाता है कि आप टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स कम खाएं और रेगुलर ब्रश ज़रूर करें। तो यहाँ स्टूडेंट्स कैविटी के बारे में दिखाया गया है कि कैसे, देखो ये नॉर्मल टीथ है, आपको मैं दिखाती हूँ, ये नॉर्मल है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, आप खाते रहते हो चॉकलेट, टॉफ़ीज़, ये भी नॉर्मल है। फिर यहाँ पे छोटा सा छेद दिखाई देना शुरू हो गया, फिर वो क्या करता है, कैविटी का रूप ले लेता है, और ये कैविटी फिर क्या करती है, फिर आपको दर्द होता है और कुछ समय बाद ये दांत टूट जाता है या फिर निकालना पड़ता है। तो स्टूडेंट, तो हमने आज पढ़ा अबाउट द टूथ। अब हम स्टूडेंट्स आगे पढ़ रहे हैं अबाउट द blue paragraph on page 15. Sometimes when you eat in a hurry, talk or laugh while eating, you may get hiccups or a चॉकिंग सेंसेशन। कई बार क्या कहते हैं कि आप फटाफट से खाना खाते हो और बातें करते करते खाते हो तो आपको हिचकियाँ आनी शुरू हो जाती है और कई बार तो आपके गले में रोटी फंस जाती है। दिस हैपन व्हेन फूड पार्टिकल एंटर द विंड पाइप। कई बार क्या होता है, हम बहुत जल्दबाजी में खाना खाते हैं, जो फूड पार्टिकल्स है वो हमारी फूड पाइप की जगह हमारी विंड पाइप में चला जाता है। तो द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नोस्ट्रिल टू द लंग्स। और विंड पाइप क्या करती है, हवा को लेकर आती है, कहाँ से, नाक के छेद से लेकर कहाँ तक पहुँचाती है, लंग्स तक। आप रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में आने वाले चैप्टर्स में भी पढ़ोगे। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पर बना के बता देती हूँ, जैसे अपना गला है, गले के अंदर एक ट्यूब तो जा रही है फूड पाइप और एक क्या है, विंड पाइप। क्या होता है, कई बार जब हम खाना खा रहे होते हैं
तो खाना फूड पाइप की जगह कहाँ चला जाता है, विंड पाइप के अंदर, और जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए आपको बोला जाता है कि जब भी खाना खाओ तो आराम से बैठ के खाना चाहिए, ताकि इसका चांसेस बहुत कम रहे विंड पाइप के अंदर जाने में। तो कई बार अगर बच्चों विंड पाइप के अंदर खाना चला जाता है और कोई आसपास भी नहीं होता, तो उस व्यक्ति के जान जाने के चांसेस भी रहते हैं। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ swallowing a flap like waves called the closes the passage of the windpipe and guides the food into the food pipe। तो बच्चों ये सिंपल सी बात है, जैसे अभी मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर क्या बनी हुई है, दो पाइप है, एक फूड पाइप एक विंड पाइप। फॉर एग्जांपल ये फूड पाइप है और ये विंड पाइप। अब ऊपर से क्या आ रहा है, खाना आ रहा है। खाना यहाँ पे भी तो जा सकता है विंड पाइप के ऊपर। तो यहाँ पर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, खाने को हमेशा किस में डालती हैं, यहाँ से टकरा कर खाना हमेशा किस में जाएगा, फूड पाइप में। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि विंड पाइप में खाना जाए। तो क्या होता है, यहाँ पर विंड पाइप के ऊपर एक मस्कुलर सी स्ट्रक्चर होती है जिसे हम एपिग्लोटिस के नाम से जानते हैं। मैं आपको लिखवा देती हूँ, ये अब लिखिए आप दोबारा से, एपिग्लोटिस। ये एक मस्कुलर लेयर होती है जो कहाँ प्रेजेंट होती है, विंड पाइप के ऊपर, जो फूड को विंड पाइप के अंदर जाने से रोकती है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट इज़ during the act of the swallowing, a flap-like whale closes the passage of the windpipe and guides the food into the food pipe. If by chance food particle enter the windpipe, we feel choked or get hiccups। तो बच्चों, अगर कई बार बाई चांस हमारे फूड पाइप में की जगह विंड पाइप में थोड़ा बहुत खाना चला भी जाता है तो हमें हिचकियाँ आती हैं, और कुछ देर हिचकियाने के बाद नॉर्मलाइज हम फील करते हैं। तो यही कारण है कि कई बार आपका खाना विंड पाइप में चला जाता है, जिसके कारण आपको हिचकियाँ वगैरह आनी शुरू हो जाती हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।